everyone, welcome to the SAM, that is Study Art, Motivation and Education. So in this video we are going to start a new topic, that is enamel hypoplasia. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे पहले एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा पढ़ा था. वो क्या था, उसमें इनेमल जो है वो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस मोड की वजह से इनेमल जो है वो इफेक्ट हो रहा था. बट हम इनेमल हाइपोप्लेजिया में क्या पढ़ते हैं, एनवायरमेंट की वजह से इनेमल में कोई डिफेक्ट आना. ठीक है, सो बेसिकली इनेमल के डिफेक्ट में दो चीजें हम पढ़ते हैं. दैट इज फर्स्ट योर हेरिडिटी वाला, that is amelogenesis imperfecta. Second is environmental, that is enamel hypoplasia. Okay, so coming to enamel hypoplasia, so it is complete or defective formation of organic matrix of the teeth. Okay, so ये जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स लिखा है ना, इट इज अ की वर्ड फॉर इनेमल हाइपोप्लेजिया. बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. दैट इज इनकम्प्लीट डिफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द टीथ, उसको हम बोलते हैं इनेमल हाइपोप्लेजिया. एंड एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जो आपको सबसे की वर्ड है दैट इज हेरिडिटरी, कि वो हेरिडिटरी है. आपको वो ही बहुत अच्छे से याद रखना है. ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में तो डिफरेंस क्या है. एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में सिर्फ इनेमल अफेक्टेड होता है, बट इन इनेमल हाइपोप्लेजिया दैट इज और यू कैन से एनवायरमेंटल इनेमल हाइपोप्लेजिया, दोनों ही डेंटिशन इन्वॉल्व होते हैं. दोनों ही डेंटिशन इन्वॉल्व होते हैं. समटाइम्स एक सिंगल टूथ भी इन्वॉल्व हो सकता है, और डेंटिन और इनेमल बोथ अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, यानी कि डेंटिन और इनेमल दोनों ही अफेक्टेड होंगे इस केस में, लेकिन एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में सिर्फ और सिर्फ इनेमल अफेक्टेड होता है. ठीक है, और ऑब्वियसली हेरिडिटी में भी दोनों ही डेंटिशन अफेक्ट हो सकते हैं. हमने क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ाई था, हर क्लिनिकल फीचर में आपको देखने को मिल रहा था कि वो दोनों ही डेंटिशन में प्रेजेंट थे. ओके, नाउ हाइपोप्लेजिया की बात करें. व्हाट इज हाइपोप्लेजिया? ठीक है, हम इनेमल हाइपोप्लेजिया तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हाइपोप्लेजिया होता क्या है? सो हाइपोप्लेजिया इज लैक ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू. जब ऑर्गन बन रहा था या टिश्यू बन रहा था, जब वो फॉर्म हो रहा था, तो कुछ सेल्स की कमी की वजह से वो टिश्यू अच्छे से टिश्यू और ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, एंड दैट इज उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोप्लेजिया. और ये क्यों होता है? ये इट कैन बी ड्यू टू इंजुरी ड्यूरिंग फॉर्मेटिव स्टेज, यानी कि जब ऑर्गन बन रहा था, ऑफ इनेमल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली हम इनेमल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनेमल डेवलपमेंट लिखे हैं. नाउ अगर इनेमल कैल्सिफाइड हो गया, ठीक है, अगर इनेमल कैल्सिफाइड हो गया तो हाइपोप्लेजिया नहीं होगा. ठीक है, अब हाइपोप्लेजिया, इनेमल हाइपोप्लेजिया इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट माइल्ड एंड देन सीवियर. माइल्ड में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, पिट्स होता है, फिशर्स होते हैं. बट सीवियर में क्या होता है, डीप पिट्स होते हैं, अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली. एक थर्ड टाइप भी है, दैट इज मोस्ट सीवियर केस. इसमें इनेमल जो है वो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है. ओके, नाउ हम कह रहे हैं इसको एज अ इनेमल हाइपोप्लेजिया, और यू कैन से एनवायरमेंट की वजह से होता है. तो कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से इनेमल हाइपोप्लेजिया हो रहा है, तो हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दीज आर द फैक्टर्स. फर्स्ट, किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मेनली विटामिन ए, सी और डी की वजह से होता है. ठीक है, एक्सैंथेमस डिसीजेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया. ठीक है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस की वजह से भी हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू हाइपोकैल्शियमिया, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है. बर्थ इंजुरी हो सकती है, जब ऑब्वियसली जब मैंने बोला ना ऑर्गन क्या बोलते हैं, ये जो डिसीज है वो ऑब्वियसली ये जो डिसऑर्डर है वो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव स्टेज में हो रहा है. तो ये जितनी भी चीजें हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर में अगर ये सारी कमियां होंगी तो वो बच्चे को अफेक्ट करेंगी. तो एनी इंज्यूरी ड्यूरिंग द बर्थ, और यू कैन से एनी इंज्यूरी टू द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पे पड़ा. ठीक है, प्री मेच्योरिटी की वजह से भी हो सकता है, आरएच हेमोलिटिक डिसीज की वजह से भी हो सकता है, किसी लोकल इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ केमिकल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्लोराइड. फ्लोराइड के ऊपर दैट इज मोल्टन टूथ, इसके ऊपर अलग से पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगी. दैट इज फ्लोरोसिस, बिकॉज ये फ्लोरोसिस आपको फर्स्ट ईयर से पूछा जाता है. सो इट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो उसके बारे में मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगी. एंड द लास्ट इज आइडियोपैथिक कॉजेज. आइडियोपैथिक कॉजेज यानी कि जिसका कॉज हमें पता नहीं है. ओके, तो उसको हम आइडियोपैथिक कॉजेज में रखते हैं. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इनेमल हाइपोप्लेजिया. ओके, सो हम सारा डिटेल में सारे फैक्टर्स की में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे. बेसिकली हम आप कह सकते हैं कि हम क्लिनिकल फीचर्स उनके पढ़ेंगे. सो या
let's get started with the first one. So the first one is hypoplasia, enamel hypoplasia due to nutritional deficiency और exanthemus fevers. So nutritional deficiency में सबसे पहले कौन कौन से विटामिन, कौन कौन सी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में विटामिन, यस, ए, डी एंड सी, करेक्ट. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि अगर टूथ फॉर्मेशन के टाइम पर अगर रिकेट्स होता है तो ये सबसे कॉमन कॉज है फॉर दी इनेमल हाइपोप्लेजिया. सो अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन ए, डी, सी जो भी हमने बताया. एक्जेंथेमस फीवर की बात करें तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्कारलेट फीवर की वजह से हो सकता है. नाउ जितना ज्यादा ये डिसीजेस सीरियस होंगी उतना ही ज्यादा इनेमल हाइपोप्लेजिया बढ़ेगा. ओके, अब इनेमल हाइपोप्लेजिया क्यों हो रहा है? अगर सीवियरिटी बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इनेमल हाइपोप्लेजिया पे, इनेमल पे डायरेक्ट इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि इनेमल के जो सेल्स होते हैं, दैट इज अमीलोब्लास्ट सेल्स, वो पूरे बॉडी के सबसे मोस्ट सेंसिटिव सेल्स में से एक होते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस. सो इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी डिसीज में सीरियसनेस बढ़ जाती है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा इनेमल हाइपोप्लेजिया को. नाउ अगर हम मोस्ट कॉमनली बात करें कौन कौन से टूथ इन्वॉल्व है, तो इंसाइजर्स इन्वॉल्व है, दैट इज सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर एंड फर्स्ट मोलर. ठीक है, सेकंड और थर्ड मोलर भी इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम्स प्री मोलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट आर सेल्डम अफेक्टेड. नाउ कॉज देयर फॉर्मेशन, इनका मेनली इनमें क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो है वो 3 साल की एज तक होता नहीं है. ठीक है, स्टार्ट ही नहीं होता, इसलिए सेकंड, थर्ड एंड प्रीमोलर्स में, सेकंड, थर्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स में ये जो इनेमल हाइपोप्लेजिया वो बहुत कम देखा जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड फैक्टर, दैट इज हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कॉन्जेनाइटल सिफिलिस. सो इट गिव्स अ पैथोग्नोमोनिक अपीयरेंस. ठीक है, इसमें कौन कौन से टूथ इन्वॉल्व होंगे? इसमें टूथ इन्वॉल्व होंगे मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और फर्स्ट मोलर. मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, परमानेंट इंसाइजर्स एंड फर्स्ट मोलर. सेम है, इनेमल हाइपोप्लेजिया में भी हमने देखा था कि परमानेंट इंसाइजर्स इन्वॉल्व थे और फर्स्ट मोलर इन्वॉल्व थे. सेम रीजन कि सेकंड, थर्ड मोलर और प्री मोलर्स इन्वॉल्व क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बहुत 3 साल की एज के बाद ही डेवलप होते हैं. नाउ एंटीरियर टूथ, इसमें हमने हंटिंगटन टीथ के बारे में हमने एक वीडियो में आपको बताया था. सो इसमें भी ये टर्मिनोलॉजी आती है. इसमें क्या होता है? अपर सेंट्रल इंसाइजर जो है वो स्क्रू ड्राइवर शेप का हो जाता है. मीजर एंड डिजिटल सरफेसेस जो है वो बहुत ही टेपरिंग हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है टूवर्ड्स द सर्वाइकल मार्जिन. ठीक है, नाउ मोलर्स में आए तो मोलर्स में सी हंटिंगटन्स टीथ जो है वो किसके लिए बोला जाता है? एंटीरियर टूथ के लिए, यानी कि मेनली इंसाइजर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन टूथ अफेक्टेड कौन सा है? परमानेंट इंसाइजर्स. तो ये इंसाइजर्स के लिए मेनली बोला जा रहा है. अब मोलर्स की बात करें तो मोलर्स को बोलते हैं मलबेरी मोलर्स. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी टेपरिंग हो जाएंगी, नॉचिंग हो जाएंगी, है ना, ऐसा टेपरिंग हो जाएगा. टूथ कैसा होता है? ऐसा होता है मोलर. ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. नॉचिंग ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल ट्यूबरकल. ये याद रखना, सेंट्रल ट्यूबरकल उसमें नहीं है और कैल्सिफिकेशन सेंटर भी एब्सेंस है, जिसकी वजह से ये टेपरिंग हुई है. नाउ फर्स्ट मोलर क्राउन, जो फर्स्ट मोलर का जो क्राउन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? वो इरेगुलर होता है. ऑक्लूजल सर्फेस और ऑक्लूजल थर्ड जो है वो आर अरेंज्ड इन एग्लोमेरेट मास ऑफ ग्लोब्यूल्स. ठीक है, ग्लोब्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे. देन क्राउन इज नैरोअर. क्राउन जो है ना वो बहुत ज्यादा नैरोअर हो जाएगा. सी, दिस इज मोलर. ओके, दिस इज द दिस इज द नॉर्मल मोलर. ठीक है, उसका मोलर का आपने साइज देखा होगा, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है. ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा और टेपरिंग भी है, तो ऐसे इस तरह का हो जाएगा. नाउ इट इज नॉट अ पिटिंग टाइप, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाइपोप्लेजिया ड्यू टू कॉन्जेनाइटल सिफिलिस. नाउ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज हाइपोप्लेजिया ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो रही है. कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम की कमी की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि टूथ में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो मेनली कैल्शियम का लेवल अगर घटता है तो टिटनी होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है? 6 to 8 मिलीग्राम ऑफ पर 100 ml कैल्शियम में इतना पाया जाता है और दैट विल कॉज इनेमल हाइपोप्लेजिया. दिस इज एन अमाउंट, आपको ये याद रखना है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि विटामिन डी इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर बोन की हेल्थ के लिए. विटामिन डी बहुत यूजफुल होता है और बोन की हेल्थ मेनली किसकी वजह से आती है? कैल्शियम की वजह से. तो यू कैन कोरिलेट ऑल दिस थिंग. देन
पैराथायरॉइड डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज अ पिटिंग टाइप ऑफ इनेमल हाइपोप्लेशिया। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज इनेमल हाइपोप्लेशिया ड्यू टू बर्थ इंजरी, किसी बर्थ इंजरी की वजह से। तो मेनली नियोनेटल लाइन या रिंग की वजह से हो सकता है। नियोनेटल लाइन और रिंग जो है वो शॉ इन 1936 में उन्होंने इस टर्म को बताया था। इसमें क्या होता है, डेसिडस एंड परमानेंट मोलर्स इसमें मेनली इफेक्ट होते हैं। किसी भी ट्रोमा या फिर चेंज इन एनवायरमेंट की वजह से ये हो सकता है। ज्यादातर प्री मेच्योरली बॉर्न बच्चों में ये देखा जाता है, ठीक है। मोर कॉमन इन प्री मेच्योरली बॉर्न चाइल्ड्स, देन देयर इज रूमर RH hemolytic disease also at the time of birth, in addition to widely recognized staining of tooth। जो RH hemolytic disease अगर बर्थ के टाइम पर देखने को मिलती है तो स्टेनिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, टूथ में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, इनेमल हाइपोप्लेशिया ड्यू टू लोकल इन्फेक्शन या तो फिर किसी ट्रॉमा की वजह से। तो इट इन्वॉल्व सिंगल टूथ, ठीक है, कोई एक ही टूथ इसमें इन्वॉल्व होगा। कॉमनली परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजर्स या फिर मैक्सिलरी या मैंडिबुलर प्रीमोलर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, माइल्ड और सीवियर। तो माइल्ड में ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो सकता है ऑफ इनेमल, एंड सीवियर में पिटिंग टाइप हो सकता है। इरेगुलरिटी ऑफ टूथ क्राउन आपको देखने को मिल सकती है। मोस्टली ये जो सिंगल टूथ इन्वॉल्व हुआ है ना इनेमल हाइपोप्लेशिया में ड्यू टू एनी लोकल इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, उसको हम बोलते हैं टर्नर्स टीथ। दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा कि वाइवा जो आपका लेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं, बताओ भाई टर्नर्स टीथ क्या होता है। हमने ज्यादातर टर्नर्स सिंड्रोम पढ़ा है, ठीक है, वो हम नीट के टाइम से पढ़ते हैं, नीट यूजी के टाइम से पढ़ते हैं, तो हमें दिमाग में वही होता है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि टर्नर्स टीथ भी होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, उसमें कोई एक सिंगल टूथ इन्वॉल्व होता है। ये किसी भी लोकल इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड टूथ जो होते हैं वो मैक्सिलरी इंसाइजर या तो फिर प्रीमोलर्स होते हैं, मैंडिबुलर भी हो सकता है और मैक्सिलरी भी हो सकते हैं। एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर्स हाइपोप्लेशिया, ठीक है। इसको टर्मिनोलॉजी दी गई है टर्नर्स टीथ, बट द कंडीशन इज नोन एज टर्नर्स हाइपोप्लेशिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होगा तो इट विल इन्वॉल्व पेरियापाइकल टिश्यू ऑफ डेसिडस टूथ दैट विल डिस्टर्ब एमिलोजेनेटिक लेयर ऑफ परमानेंट टूथ दैट विल रिजल्ट इनटू हाइपोप्लास्टिक क्राउन, ठीक है। नाउ अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सीवियरिटी बढ़ेगी, सीवियरिटी बढ़ेगी तो टूथ का हाल बेहाल हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ टिश्यू इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेज ऑफ परमानेंट टूथ फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन से स्टेज में, कौन से डिग्री ऑफ टिश्यू डेवलपमेंट के टाइम पर कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कंडीशन। तो ये सारे फैक्टर्स को आप को रिलेट कर सकते हो। या सो लास्ट वन इज इनेमल हाइपोप्लेशिया ड्यू टू आइडियोपैथिक फैक्टर्स। तो हाइपोप्लेशिया ड्यू टू आइडियोपैथिक फैक्टर्स यानी कि हमें पता ही नहीं है कि अननोन ओरिजिन है, कैसे हुआ हमें नहीं पता, इलनेस या फिर सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल फीचर्स और यू कैन से अ डिटेल डिस्कशन अबाउट द इनेमल हाइपोप्लेशिया के जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, आइडियोपैथिक फैक्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शेफर्स में आपको एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है, बट आई थिंक इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट MDS, मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन। सो इट इज मेनली फर्स्ट मोलर में होता है ये, ओके, एंड इट इज अ परमानेंट डैमेज। अगर परमानेंटली डैमेज अगर आपका टूथ हो गया है दैट मीन्स इसमें आपका मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन हो सकता है। सी अगर हम इसमें मोलर और इंसाइजर्स भी यूज कर रहे हैं यानी कि ये दो तरह के टूथ्स में होगा, दैट इज फर्स्ट मोलर, सेकेंड इज इंसाइजर्स। ओके, नाउ कमिंग टू इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, इसके बहुत सारे नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लोराइड इनेमल ओपेसिटीज, इंटरनल इनेमल हाइपोप्लेशिया, मेनली क्योंकि इनेमल इसमें इफेक्ट हो रहा है इसलिए हमने इसे ये सारे नाम दिए हुए हैं। नॉन एंडेमिक मोल्टिंग ऑफ इनेमल, दैट इज नॉन एंडेमिक यानी कि एंडेमिक एरियाज में ये नहीं मिलते हैं। ओपेक यानी कि ये जो है ना ये आपका
जगह के हिसाब से है, ठीक है, ज्योग्राफिकल बेसिस पर है ये नाम ज्योग्राफिकल बेसिस पे दिया गया है। देन वी हैव ओपेक स्पॉट्स, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं जो ओपेक होते हैं, इसलिए इसे ये भी नाम दिया गया है। देन इट इज एन आइडियोपैथिक इनेमल ओपेसिटीज। आइडियोपैथिक क्यों? जिनका रीजन मेन रीजन वो अननोन है, जिनकी इटियोलॉजी अननोन है, उसे हम आइडियोपैथिक बोलते हैं। एंड ये उसमें आता है, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज आइडियोपैथिक इनेमल ओपेसिटीज। देन इट इज इनेमल ओपेसिटीज, then also called idiopathic enamel hypomineralization. Okay, so these all are the names, all are the other names of this disease. Now it was first cited by Verigam in 2001. अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल इनेमल डिफेक्ट इन्वॉल्विंग द ऑक्लूजल और इंसाइजल थर्ड ऑफ वन और मोर परमानेंट मोलर्स और इंसाइजर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोमिनरलाइजेशन ऑफ सिस्टमिक ऑरिजिन। ओके, सो मेनली हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें इनेमल का डिफेक्ट, इनेमल में डिफेक्ट आ रहा है, तो ये याद रखना। देन इट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमनली कहाँ ऑक्लूजल या फिर इंसाइजल थर्ड पर पाया जाएगा ऑन परमानेंट मोलर्स एंड इंसाइजर्स। ओके, किस वजह से? हाइपोमिनरलाइजेशन, सिस्टमिक ऑरिजिन में ही हाइपोमिनरलाइजेशन होने की वजह से। इटियोलॉजी अननोन है, पता ही नहीं है कि क्या इटियोलॉजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बोलें तो अगर हम ये देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉजेज आर एनवायरमेंटल चेंज, सीवियर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, मैटरनल डिसीज हो सकती है, जैसे कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को डायबिटीज है तो उसकी वजह से भी बच्चे में ये मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन देखा जा सकता है। देन कुछ एंटीबायोटिक की यूज की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन। देन फिब्रिल इलनेस की वजह से भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से भी हो सकता है। नाउ डिस्टर्बेंसेस इन एमाइलोजेनेसिस ड्यूरिंग अर्लियर मैचुरेशन और लेट सिक्रेटरी फेज, यानी कि अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है एमाइलोजेनेसिस यानी कि इनेमल के फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग अर्ली मैचुरेशन या तो फिर लेट सिक्रेटरी फेज के दौरान, तब ये कॉज हमें ज्यादातर देखने को मिल सकता है। इट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट, ये आपको याद रखना होगा। देन अगर इट इज क्लासिफाइड एज हाइपोमिनरलाइज्ड टाइप, फॉलोज नेचुरल इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ एनामल एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कस्प ऑफ सीईजे, सीमेंटो एनामल जंक्शन। नाउ जो इसमें जो मेन इनेमल डिफेक्ट होता है, यानी कि जो मेन इनेमल खराब होता है वो क्या है? वो सबसे इनर इनेमल जो है वो ज्यादातर डिफेक्टेड होगा, ज्यादातर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में ओपेसिटीज है, ठीक है, यानी कि इंसाइजर्स अपर या लोअर इंसाइजर्स में ओपेसिटी ज्यादा देखी जाएगी। इनेमल जो होगा वो सॉफ्ट होगा, पोरस होगा और चॉक लाइक होगा। कलर इसका व्हाइट टू येलो ब्राउन तक वेरी कर सकता है एंड द सरफेस विल बी स्मूथ। नाउ अगर मैस्टिगेटरी फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि आप खाना खाओगे, अगर आपको ये डिसीज है और आप अगर खाना खाओगे तो क्या होगा, और खाना खाते वक्त अगर कुछ नहीं होता, कुछ हार्ड चीज अगर हमारे मुंह में हम चबाने की कोशिश करेंगे तो वो फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, एनामल फ्रैक्चर हो सकता है। हायर इंसिडेंसेस ऑफ डेंटल केरीज, ज्यादा से ज्यादा डेंटल केरीज भी इसमें देखने को मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन। टू डिस्कस डेंटल फ्लोरोसिस और यू कैन से मोल्टन एनामल, ओके, या फिर आप फ्लोरोसिस, टूथ फ्लोरोसिस, बहुत सारे नाम है इसके, ये भी बोल सकते हो आप। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। सो फर्स्ट ईयर से आपने पढ़ा होगा कि अगर फ्लोराइड जो है वो 1 पार्ट पर मिलियन यानी कि 1 ppm से ज्यादा होता है पानी में, अगर फ्लोराइड 1 ppm से ज्यादा होता है तो वो आपके टूथ को इफेक्ट कर सकता है। ओके, सो क्या होगा अगर 1 ppm से ज्यादा फ्लोराइड है ड्रिंकिंग वाटर में, तो और अगर वो फॉर्मेटिव स्टेज में अगर कुछ इफेक्ट कर देता है तो आपको डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। एमिलोब्लास्ट को इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली एमिलोब्लास्ट आर द सेल्स ऑफ एनामल। ओके, तो इसमें मेनली टूथ का कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा? एनामल इफेक्ट होगा। ओके, नाउ कमिंग टू इट्स पैथोजेनेसिस। नाउ पैथोजेनेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फॉर्मेटिव स्टेज, देन वी हैव मैट्रिक्स फॉर्मेशन स्टेज एंड देन वी हैव मैच्योरेशन स्टेज, यानी कि जब फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जब उसमें जो भी मटेरियल है हमारा, जो इनेमल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो स्टार्ट हुआ, तब अगर कोई डिफेक्ट आया तो क्या होगा, एंड अगर मैच्योरेशन की स्टेज पर अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो क्या हो सकता है। ओके, तो अगर फॉर्मेटिव स्टेज पर अगर फ्लोराइड का एक्सपोजर होता है टूथ को, ठीक है, ज्यादा फ्लोराइड का एक्सप्रेशन होता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एमिलोब्लास्ट यानी कि सेल्स ऑफ एनामल,
देन इट विल इंटरफेयर कैल्सिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स ही अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा. अगर मैट्रिक्स फॉर्मेशन स्टेज पर होता है देन द कंपोजिशन विल गेट चेंज्ड. ओके, देन अगर मैचुरेशन के टाइम पे, यानी कि मैचुरेशन हो चुका है, मस्त आपका इनामल का मैट्रिक्स एंड ऑल एंड अच्छे से फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन अगर मैचुरेशन के स्टेज पर फ्लोराइड का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है तो देयर विल बी अ डिमिनिश्ड विड्रॉवल ऑफ प्रोटीन एंड वाटर. प्रोटीन और वाटर ज्यादातर अच्छे से नहीं मिल पाएंगे. नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन. नाउ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन इज क्वाइट लेंदी. इसको हमने स्कोर वाइज बताया है फ्रॉम 0 to 9. ओके, सो फ्रॉम स्कोर 0 यू कैन से बहुत नॉर्मल कंडीशन है ये. ठीक है, ट्रांसल्यूसेंसी देखी जा सकती है लेकिन वो बहुत नॉर्मल होगी, पता भी नहीं चलेगा. ग्लोसी क्रीमी व्हाइट इनेमल होगा और सरफेस जो है वो थोड़ी सी ड्राई होगी, लेकिन इट विल लुक स्ट्रेट लाइक अ नॉर्मल टीथ. ओके, ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं होगा. लेकिन अगर हम स्कोर 2 की बात करें तो धीरे धीरे थिन वाइट ओपेक लाइंस देखने को मिलेगी. ठीक है, इट विल करेस्पॉन्ड टू पोजिशंस ऑफ पेरिकाइमेटा. देन कुछ केसेस में स्नो कैपिंग भी देखी जा सकती है. ओके, नाउ स्कोर 2 की बात करें तो यहां तक आते आते जो फ्लोरोसिस होता है वो माइल्ड होने लगता है. ओके, यानी कि मॉडरेट माइल्ड कंडीशन में वो आ जाता है. तो ओपेक व्हाइट फ्लैग्स होने लगेंगे एंड इट विल मर्ज टू फॉर्म अ स्मॉल क्लाउडी एरियाज. ओके, सी दिस इज योर टूथ. अब मान लो अभी कुछ नहीं था, नॉर्मल टूथ था. ठीक है, स्कोर 0. ये थिन वाइट ओपेक लाइन्स आई, स्कोर 1. अब ये सारी जो है वो मर्ज होकर एक क्लाउड बना ले रही हैं. दैट विल बी अ स्कोर 2. ओके, नाउ मर्जिंग ऑफ व्हाइट लाइन्स क्लाउडी एरियाज ऑफ ओपेसिटी अगर्स. इन बिटवीन क्लाउडी एरियाज व्हाइट लाइन सीन्स. अब इन्हीं व्हाइट लाइन्स के बीच में भी आपको लाइन्स देखने को मिल रही हैं. सो दैट विल बी द स्कोर 3, यानी कि माइल्ड से थोड़ा ऊपर फ्लोरोसिस हो चुका है. ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. स्कोर 4 की बात करें तो द एंटायर सरफेस, पूरे एनामल के सरफेस पे ओपेसिटी आ जाएगी और चौकी व्हाइट अपीयरेंस होने लगेगा एनामल का. स्कोर 5 की बात करें तो छोटे छोटे पिट्स जो है वो उनका मर्जिंग होगा, कुछ बैंड्स बन जाएंगे दैट आर लेस देन 2 mm. ओके, कमिंग टू द स्कोर 6. स्कोर 6 में सेम स्मॉल पिट्स बनेंगे जो मर्ज होंगे. वो 2 mm से कम होंगे, जो स्मॉल पिट्स है वो 2 mm से कम होंगे, बट वो वर्टिकल हाइट में होंगे. ठीक है, ये वर्टिकल हाइट वाज नॉट मेंशन इन स्कोर 5. दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कोर 5 एंड स्कोर 6. स्कोर 7 की बात करें तो आउटर मोस्ट इनेमल जो है उसमें इनेमल का कुछ लॉस हो जाएगा ऑन इरेगुलर एरियाज एंड जिसकी वजह से हाफ ऑफ द इनेमल, हाफ सरफेस ही इन्वॉल्व होगी, यानी कि हाफ सरफेस पर ही इनेमल मौजूद होगा. स्कोर 8 में हाफ इनेमल, हाफ से ज्यादा इनेमल जो है वो डैमेज हो चुका होगा एंड जो थोड़ा बहुत इनेमल बचा होगा वो ओपेक होगा. स्कोर 9 में लॉस ऑफ मेजर पार्ट ऑफ आउटर इनेमल. ओके, ज्यादातर इनेमल गया. सो दिस इज अबाउट द all the scorings of clinical classification of dental fluorosis. Now coming to the clinical features. Clinical features में ज्यादातर क्या होता है ना, ये परमानेंट टूथ में इसकी सीवियरिटी की बारे अगर हम बात करें तो परमानेंट टूथ में ज्यादा देखी जाती है. ठीक है, येलो टू ब्राउन इसका कलर वेरी कर सकता है एंड इट इज कॉज्ड बाय द कलरिंग एजेंट ऑफ फूड, मेडिसिन, हाई लेवल का अगर आप प्रोटीन लेते हो तो, एंड विच कंटेन्स हाइपोमिनरलाइज्ड पार्ट्स ऑफ एनामल. ओके, समटाइम्स क्या होता है, कुछ व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं विच आर स्ट्राइटेड, पिटेड एंड बोल्टेड. दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. अब अगर हम रेंज ऑफ सीवियरिटी की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. क्वेश्चनेबल चेंजेस, माइल्ड चेंजेस एंड मॉडरेट और यू कैन से अ सीवियर चेंज. अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, ओकेजनली व्हाइट फ्लेकिंग्स देखने को मिलेंगे एंड कुछ कुछ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे एनामल में. ओके, आप इसको मान सकते हो स्कोर 0 से 2 के बीच में. माइल्ड चेंजेस में हम देख सकते हैं कि व्हाइट ओपेक एरियाज इन्वॉल्विंग मोर टूथ सरफेस, वो धीरे धीरे वो व्हाइट सरफेस जो है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप मान सकते हो फ्रॉम स्कोर 3 to 4 में ये देखा जा सकता है. एंड मॉडरेट टू सीवियर में स्मॉल पिट्स आने लगे तो स्मॉल पिट्स का मर्जिंग हमने स्कोर 5 से देखा था. तो स्कोर 5 to स्कोर 9 इज अ मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन. ओके, इसमें ब्राउनिश स्टेनिंग होने लगेगी. ओके, और फ्रैक्चर
के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स अगर हम देखें तो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स में क्या होगा, हाइपर मिनरलाइज्ड होगा एनामल विद इरेगुलर प्रिज्म पैटर्न, स्कैलॉप्ड और आर्कैडिंग पैटर्न होगा इसका। डीईजे जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड होगा। मैनेजमेंट की बात करें, अगर इसको हमें ट्रीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट, ब्लीचिंग विथ 30% ऑफ H2O2। H2O2 के साथ आप ब्लीचिंग कर दो और दैट इज H2O2, दैट इज हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, देन इट विल एनहेंस द माइक्रो एब्रेशन एंड ग्राइंडिंग। ब्लीचिंग क्या होगा, माइक्रो एब्रेशन और ग्राइंडिंग को एनहेंस करेगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन इज कैल्शियम सुक्रोज फॉस्फेट जेल। अब इसके लिए क्या करेंगे, कैल्शियम सुक्रोज फॉस्फेट जेल के लिए देयर विल बी अ क्लीनिंग ऑफ अफेक्टेड टूथ। सबसे पहले जो भी टूथ अफेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा, उसको हम उसकी क्लीनिंग करेंगे। उसमें प्यूमिस एंड ग्लिसरीन का एक्सपोजर कराएंगे। देन वी विल रिंसिंग विथ वाटर। देन वी विल अप्लाई 37% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर 1 to 2 minutes, which will be followed by 2% of sodium fluoride for 4 minutes. Then finally a thick layer of 40% of calcium sucrose gel will be applied. Okay, so this is the most effective treatment for the dental fluorosis, and this is all about the dental fluorosis. So I hope you get some knowledge about this topic from this video. So thank you so much for watching, and yeah, if you like this video then please don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.